नमस्कार बच्चों, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप अथवा प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, मानव इतिहास में स्तरीकरण के 4 स्वरूप रहे हैं। नंबर 1 जाति व्यवस्था, नंबर 2 वर्ग व्यवस्था, नंबर 3 दास प्रथा और नंबर 4 जागीरें। इन सभी चारों स्वरूपों का हम लोग बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जाति व्यवस्था अर्थात कास्ट सिस्टम का अध्ययन करेंगे कि जाति व्यवस्था क्या होती है, इसके अर्थ और परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और विवेचना करेंगे और आपको समझाएंगे भी। बच्चों, जाति व्यवस्था का स्वरूप आदिकाल से ही भारत में प्रचलित रहा है, क्योंकि यह व्यवस्था भारतवर्ष की ही विशेषता मानी जाती है। यद्यपि अन्य देशों में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है, किंतु यहाँ इसका चरम व विस्तृत स्वरूप मिलता है। जाति एक ऐसे वर्ग का नाम हो सकता है जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है। इसके बाद हम जाति का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जाति शब्द संस्कृति की जन धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का ही रूप जाति है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां प्राथमिक रूप से हिंदुओं में मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा में जाति कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जिसको पुर्तगाली भाषा के कास्टा से व्युत्पन्न माना जा सकता है, जहां इसे विभेद या मत के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद J.H. अट्टन के अनुसार परिभाषा, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। दूसरे समाजशास्त्री है कूले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त परिभाषाओं में प्रायः सभी विद्वानों ने जाति में जन्म की सदस्यता पर बल दिया है तथा सभी ने धार्मिक विश्वास, खान पान, संस्कार और कर्मकांड आदि को विशेष महत्व दिया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जाति जन्म से ही व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है तथा इसमें विवाह, खान पान, कर्मकांड और अनुष्ठान आदि पर भी कुछ नियंत्रण रहता है। जाति की विशेषताएं। बच्चों, एन के दत्ता एवं जी.एस. घुरिये ने जाति की 2 प्रकार की विशेषताएं बताई है। पहला संरचनात्मक, जो जाति की संरचना से संबंधित है, और दूसरा संस्थात्मक, जो इसके विभिन्न नियंत्रणों को स्पष्ट करती है। सबसे पहला है जाति की संरचनात्मक विशेषताएं। इसमें नंबर 1 खंडनात्मक विभाजन। बच्चों, इसके अंतर्गत
जाति के आधार पर समाज अनेक खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य जन्म से ही निश्चित है। प्रत्येक खंड के सदस्य का अपनी जाति के नियमों व पदों के अनुसार कार्य करने का नैतिक दायित्व होता है और जातीय नियमों की अवहेलना करने पर पंचायत की ओर से सामाजिक दंड निर्धारित होता है, जिसमें जाति से बहिष्कार तक किया जा सकता है। इस प्रकार एक जाति के सदस्य परस्पर सामुदायिक भावना से कार्य करते हैं। दूसरा बिंदु है संस्तरण। बच्चों, जाति के विभिन्न खंडों में उच्चता व निम्नता का एक निश्चित संस्तरण होता है जो जन्म के आधार पर होता है। जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च व शूद्रों को निम्न स्थान प्राप्त है। जन्म पर आधारित होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह स्थिर व दृढ़ संस्तरण है। दूसरा बिंदु है जाति की संस्थात्मक विशेषताएं। इसका पहला बिंदु है खान पान तथा सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। बच्चों, जाति व्यवस्था में सदस्यों के खान पान व सामाजिक समागम पर प्रतिबंध रहता है, अर्थात एक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही भोजन कर सकते हैं व सामाजिक संसर्ग स्थापित कर सकते हैं। और आज भी कुछ ब्राह्मण, विशेष रूप से पंडित वर्ग, दूसरी जाति में भोजन नहीं करता। यद्यपि इसमें परिवर्तन भी हुआ है, जैसे फलाहार आदि या पक्का भोजन अन्य जाति में किया जा सकता है, लेकिन किसी सीमा तक इन पर प्रतिबंध मान्य है। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति के यहाँ न तो सामाजिक समागम स्थापित करते हैं और न ही भोजन आदि करते हैं। दूसरा बिंदु है व्यवसाय की आनुवंशिकता। प्रत्येक जाति का निश्चित व्यवसाय होता है जो उसे वंशानुक्रम से मिलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होता है। जैसे नाई, धोबी, चर्मकार, स्वर्णकार आदि अपना व्यवसाय परंपरागत रूप में करते रहते हैं। यद्यपि अब इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जैसे कृषि, व्यापार आदि का कार्य सभी जाति के व्यक्ति करते हैं। तीसरा बिंदु है विवाह से संबंधित प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं। यद्यपि यह नियम भी आधुनिक समय में शिथिल होता जा रहा है, किंतु सिद्धांत रूप में जाति या उपजाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने पर उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और अंतिम बिंदु है जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं। बच्चों, उच्चता व निम्नता के अनुसार कई ऐसे सामाजिक व धार्मिक विशेषाधिकार हैं जो उच्च जाति को प्राप्त हैं, निम्न जाति को नहीं। जैसे आज भी शूद्र वर्ग को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, उसी भांति अनेक सामाजिक अधिकारों, कुओं, तालाबों आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाना माना जाता है। दक्षिण भारत में आज भी अनेक निर्योग्यताएं निम्न जातियों पर आरोपित की गई है, जिसके कारण निम्न जातियों में हीन भावना का उदय हो जाता है। बच्चों, दूसरा है वर्ग व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में क्लास सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों में व्याप्त है, किंतु भिन्न भिन्न समाजों में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। कुछ समाजों में इसके स्वरूप में भिन्नता व्यक्ति के वंशानुक्रम पर आधारित है, जबकि कुछ समाजों में व्यक्ति की योग्यता, कुशलता इसका आधार है। पहली अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि दूसरी अवस्था में परिवर्तन संभव है। प्रथम स्थिति जातिगत स्तरीकरण है और दूसरी स्थिति
वर्गगत स्तरीकरण है। इस प्रकार स्तरीकरण का प्रथम आधार जाति है तो द्वितीय आधार वर्ग है। विश्व के अनेक समाजों में स्तरीकरण का आधार मुख्य है। इस प्रकार वर्ग की उत्पत्ति सर्वव्यापी है क्योंकि समाजों का संगठन प्रमुख रूप से विभिन्न वर्गों पर निर्भर है। अतः वर्गों की महत्ता सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में आज भी सार्वभौमिक है। बच्चों, वर्ग से आशय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से हैं जिनकी सामाजिक स्थिति प्राय समान स्तर की होती है। एक समान सामाजिक पद के कारण जब व्यक्ति पारस्परिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो वे एक वर्ग की स्थापना करते हैं। सामाजिक वर्ग की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। जिस वर्ग के अनुसार वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। वह कहते हैं एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया जाता है। सामाजिक वर्गों की विशेषताएं। बच्चों, इसका पहला बिंदु है एक निश्चित संस्तरण। सामाजिक वर्ग श्रेणियों में विभक्त होते हैं। यह उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग हो सकते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों को संख्या सबसे कम किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती है। दूसरा बिंदु है वर्ग चेतनता। बच्चों, सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतनता पाई जाती है और यही चेतनता मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करती है, अर्थात सदस्यों में समानता की भावना दृढ़ होती है। लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करता रहता है, इससे उनमें प्रतियोगी वर्ग चेतनता का भाव आ जाता है और यही चेतनता वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है। तीसरा बिंदु है मुक्तता एवं स्थानांतरण। वर्गों की प्रकृति मुक्त होती है, अर्थात किसी विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति किसी अन्य वर्ग का सदस्य हो सकता है अथवा एक साथ अनेक वर्गों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही स्थानांतरण की स्थिति भी आ सकती है, जैसे एक व्यक्ति धनी बनकर उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है अथवा संपन्न व्यक्ति किसी कारण निर्धन बन सकता है और गरीब वर्ग का सदस्य बन सकता है। तात्पर्य यह है कि वर्ग की सदस्यता मुक्त अथवा खुली होती है और जीवन पर्यंत एक ही वर्ग की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक भी नहीं है। अगला बिंदु है पूर्णतया अर्जित। बच्चों, वर्ग की सदस्यता पूर्णतया व्यक्ति को योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। यह सदस्यता व्यक्ति को प्रयास से ही प्राप्त करनी पड़ती है। जिस योग्यता के अनुरूप उसका स्तर होता है, उसी योग्यता के वर्ग की सदस्यता उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे निम्न वर्ग का सदस्य यदि अपने प्रयास से उच्च वर्ग के अनुरूप बन जाता है तो वह उच्च वर्ग की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है, अर्थात वर्ग सदस्यता जन्म से नहीं अपितु यह एक अर्जित है। अगला बिंदु है सामान्य जीवन विधि। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के जीवन जीने की विधि एक जैसी होती है। जैसे धनाढ़ वर्ग में धन का अत्यधिक दिखावा, विशिष्ट प्रकार के वस्तुओं का उपभोग करना प्राय उच्चता का प्रतीक माना जाता है, जबकि मध्यम वर्ग परंपराओं का निर्वाह करना, समाज सम्मत तरीके पर चलना अपना कर्तव्य मानते हैं और निम्न वर्ग में केवल भरण पोषण करना ही उद्देश्य रहता है।
इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के जीवन यापन का तरीका एक जैसा ही होता है। इसके पश्चात तीसरा जो बिंदु है सामाजिक स्वरूप का, वह है दास प्रथा। बच्चों, यह सामाजिक स्तरीकरण का आदिम रूप है। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्तरीकरण का प्रकार रहा है। बच्चों, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना दासता कहलाता है। हमारे समाजशास्त्री हावभाव के अनुसार दास वह व्यक्ति है जिसे कानून और परंपरा दोनों दूसरे की संपत्ति मानते हैं। कुछ विशिष्ट स्थिति में वह पूर्णतः अधिकार विहीन है तथा कुछ स्थितियों में उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार से की जाती है जैसे बैल या गधे की। इस दासता से असमानता की उत्पत्ति होती है, जो असमानता की कल्पनातीत स्थिति है। इसी दासता की स्थिति में समाज के दो वर्ग बन जाते हैं, पहला स्वामी और दूसरा दास। दासों को स्वामी की निजी संपत्ति माना जाता है। स्वामित्व और दास प्रथा को प्राचीन काल में संस्थागत मान्यता प्राप्त थी। कार्यों की प्रकृति के आधार पर दासों में सामाजिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। अरब, यूनान, मिस्र, रोम एवं चीन आदि देशों में दासों की स्थिति के आधार पर प्राचीन काल से यस्तीकरण का प्रकार विद्यमान था। बच्चों, वैधानिक दृष्टि से भी नैतिक तथा प्रजातीय लक्षणों के आधार पर दासों को स्वामियों की निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई थी और 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण भागों में अधिक संख्या में दास लोग रखे जाने की प्रथा थी। नीबोर ने लिखा है कि दास प्रथा भी औद्योगिक व्यवस्था की तरह से ही रही है। इस प्रथा में मालिकों को दासों से एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करवाने को प्रोत्साहन मिला था। इसने मालिकों की जीवन शैली को काफी परिवर्तित कर दिया था और भारत में बंधुआ मजदूर को परिष्कृत रूप में दास प्रथा कह सकते हैं। जिस प्रकार से दासों को अधिकारहीन माना जाता है और उससे समाज में सहस्त्रण स्थापित होता है, उसी प्रकार से जिन स्वामियों के पास दास अधिक संख्या में होते हैं, वे कम संख्या वाले दासों के स्वामियों से उच्च माने जाते हैं और वर्तमान में प्रजातांत्रिक विचारधारा और मानवाधिकार के प्रभाव से अब दास प्रथा पर आधारित सहस्त्रण नहीं रहा, परंतु इसके यदा कदा उदाहरण देखने को मिल ही जाते हैं। ये सभी बच्चों दास प्रथा के अंतर्गत आते हैं। और चौथा स्वरूप है जागीर प्रथा। बच्चों, यूरोप में मध्य युग में जागीर प्रथा कानून द्वारा प्राप्त थी। यूरोप में समाजों में 3 वर्ग थे, पहला पादरी, दूसरा सरदार और तीसरा साधारण जनता। इनमें उच्चता निम्नता के क्रम में सहस्त्रण होता था। इन तीनों वर्गों के सदस्य एक विशिष्ट जीवन शैली से रहते थे। पादरियों को समाज में प्रथम स्थान इसलिए प्राप्त था क्योंकि राज्य चर्च के अधीन होते थे। जॉनसन ने जागीरों को निम्न 2 आधारों से वर्गीकृत किया है। पहला, ये तीनों पद क्रम स्वपापने स्तरित नहीं थे। पादरी नियमानुसार प्रथम वर्ग में थे, परंतु उन्हें कोई उपाधि आदि प्राप्त नहीं थी। इसलिए पादरी व्यवसाय के आधार पर सरदारों और राजवंशियों से नीचे थे। उपाधिधारी पादरी सरदारों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते थे। और दूसरा आधार जॉनसन ने बताया कि पादरी लोग विवाह नहीं करते थे, इसलिए उनके कोई परिवार नहीं होता था। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण में अविवाहित परिवार रहित पादरियों की स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्तरीकरण की इकाई परिवार माना जाता है। इस प्रकार बच्चों, बोटोमोर ने जागीर व्यवस्था की निम्न 3 विशेषताओं का उल्लेख भी यहाँ पर किया है। नंबर 1, प्रत्येक जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति होती थी। नंबर 2, जागीरों में स्पष्ट श्रम का विभाजन होता था। और नंबर 3, जागीरें राजनीतिक समूह होती थी। जागीर प्रथा में इन विशेषताओं के आधार पर ही जागीरों को श्रेणियों में विभाजित किया जाता था और उनको स्तरीकरण में स्पष्ट भूमिकाएं प्रदान की जाती थी। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने जो है जाति व्यवस्था के सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप अथवा जो प्रकार, इन सब का बिंदुवार विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।